हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इल्म चिवर के इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे एएमयू 9th एंट्रेंस के पर्पज से। ठीक है, उस सीरीज में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा था, वो था फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ठीक है, आज जो है हम दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। वो दूसरा चैप्टर है हमारे पास साउंड। ठीक है, आज जो है हम साउंड वाले चैप्टर से जो भी सवाल आ चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम थोड़ा लाइट रखेंगे, मतलब एक जगह थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा, बाकी जगहों पर जो है उनके बिना पर हम अपने आंसर को टिक कर लेंगे। ठीक है, तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन में जो शुरुआत में सवाल आएंगे हम उनको क्या करेंगे, सवाल को आंसर टिक करने के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है वो है व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। ठीक है, कह रहा है कि साउंड के पिच को कौन डिसाइड करता है, साउंड के पिच को कौन डिसाइड करता है। तो देखो, मैं थोड़ी बातें याद दिला दूं जो हम लोग पढ़ते हैं ना। साउंड, तो साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। और इस साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती थी, है ना, कितनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का डिस्कशन करते थे ना क्लास के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते थे। जैसे पहला था हमारे पास क्या, लाउडनेस, है ना। लाउडनेस जो है ये किस चीज पे डिपेंड करता था, ये डिपेंड करता था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर। किस पे डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर। ठीक है, दूसरा था हमारे पास क्या, पिच, है ना, या श्रिलनेस, है ना, पिच या श्रिलनेस। पिच या श्रिलनेस किस चीज पर डिपेंड करता था, यह डिपेंड करता था किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। पिच या श्रिलनेस किस पे ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि वहीं पर एक चीज और थी, क्वालिटी, क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, क्वालिटी और टिम्बर जो है ये डिपेंड करता था किसके ऊपर, वेव फॉर्म पर। किस पर डिपेंड करता था, वेव फॉर्म पर। ठीक है ना, यानी वेव की शक्ल कैसी है ना, उसका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, इन चीजों पर डिपेंड करता था। तो हमारे पास सवाल ये था कि व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ ए साउंड। तो जवाब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड कहां से ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो साउंड जो है बेसिकली ये एक तरीके की मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब क्या होता था मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, मैकेनिकल वेव, ठीक है, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। मैकेनिकल वेव हम ऐसी वेव को कहते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, समझ बात है, इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, है ना। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, इनको प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, इसी में आता है हमारा क्या, इसी में आता है हमारा क्या, साउंड। ठीक है, साउंड जो है हमारा वो इसी मैकेनिकल वेव के अंदर आता है। ऐसे स्ट्रिंग वगैरह के अंदर जैसे वाइब्रेशन क्रिएट कराते हो और उसमें इस तरीके से ऐसे वेव जनरेट हो जाती है, तो स्ट्रिंग वगैरह के अंदर जो वेव जनरेट होती है वो भी मैकेनिकल वेव ही है। नॉन मैकेनिकल वेव वहां पर हम किसको कहते थे, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव को कहते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी इट डज नॉट रिक्वायर medium, it does not require medium for their propagation। ठीक है, इनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इनका क्या एग्जांपल है,
इसके अंदर आता है जितने भी लाइट वगैरह है ना, वो इनके अंदर आता है। लाइट है, ठीक है, ऐसे सुने होंगे, गामा रेज है, ठीक है, एक्सरे है, एक्सरे तो सुना ही होगा, ठीक है, ये सब के सब जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, यूवी रेज है, ठीक है, ये यूवी रेज पता है उसमें इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ठीक है, सॉरी, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी एक वेव इस्तेमाल होता है, वो होता है माइक्रोवेव। क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल जो होता है माइक्रोवेव, वो अल्ट्रावायलेट रेज वहां सुने होंगे कि जो हमारा क्या है, ओजोन लेयर है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है ना, वहां पे सुने होंगे, ठीक है। तो खैर, तो ये सारी रेज क्या है, ये सारी रेज क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऐसी वेव, ये वाली वेव जो है, ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है ना, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है, चूंकि मैकेनिकल वेव है तो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो क्या हो जाएगा जवाब, वैक्यूम, यानी वैक्यूम से ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दिया हूं ताकि आगे जरूरत पड़े तो हम इनको यूज कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे लाउडनेस ऑफ साउंड इज, ठीक है। अब लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो अभी पीछे बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। चलो मैं लिख दे रहा हूं, लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन सवाल है कैसे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस जो है डिपेंड करता था किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, है ना, किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब सवाल है इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो याद रखना लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये क्या है, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। तो लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर येलो बॉक्स है ना, येलो बॉक्स है ना, उस येलो बॉक्स के अंदर होगा ये, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर देता है ना, एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर देता है, देन लाउडनेस जो है वो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो एम्पलीट्यूड को अगर दुगना किए होगे तो लाउडनेस उसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो गया होगा पहले का, मतलब यहाँ पर जितना लाउडनेस रहा होगा ना, इस एम्पलीट्यूड को ट्वाइस करने पर उसका 4 गुना अब लाउडनेस हो गया होगा, ठीक है। लाउडनेस को किस में मेजर करते थे मालूम है ना, किस यूनिट क्या लिखते थे उसकी, डेसिबल, ठीक है। चलो खैर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, देखते हैं जरा इसको। कह रहा है कि ऑसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइंड एज, ऑसिलेशन पर सेकंड कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यानी कि यहां से हो गया, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई ऑसिलेशन, ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी एफ का फॉर्मूला लिखना हो तुम्हें, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइंड एज, तो क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखना एक चीज, इसकी एसआई यूनिट है हर्ट्ज, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, डिनोट करते किससे, एच कैपिटल जेड स्मॉल से। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हर्ट्ज भी ऑप्शन में है। देखो ये पूछा है ऑसिलेशन पर सेकंड क्या डिफाइन करता है, तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, हर्ट्ज उसकी यूनिट है। ऐसे ही बस समझ में आ गया, डेसिबल जो है लाउडनेस की यूनिट है, समझ में आई बात है। खैर, तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा था कि ऑसिलेशन पर सेकंड क्या डिफाइन करता है, तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, पसंद आ गई, बस समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कह रहा है मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर के लिए कितनी होती है। तो सबसे पहले समझो ऑडिबल रेंज है क्या,
ठीक है। ऑडिबल रेंज जो ह्यूमन के लिए है, ठीक है, ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन के लिए, ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन के लिए वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये है ऑडिबल रेंज। क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है हमारा ऑडिबल रेंज होता है। तो इसमें ये क्या है, ये क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिस यहाँ तक हम सुन सकते हैं। ह्यूमन के लिए मैक्सिमम ऑडिबल रेंज, मैक्सिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या था ह्यूमन ईयर के लिए, तो क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर ना? यहीं पर एक बात मैं और बता दूं, अगर फ्रीक्वेंसी इससे हो लेस देन 20 हर्ट्ज हो, क्या हो? लेस देन 20 हर्ट्ज हो, तो ऐसे साउंड को हम लोग बोलते थे क्या? ऐसे साउंड को बोलते थे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते थे? इंफ्रासोनिक साउंड। वहीं पर वो फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो, है ना, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो, ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते थे क्या? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक, ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को बोलते थे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक साउंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज, ये दोनों इनऑडिबल होते हैं। ये भी इनऑडिबल है, ये भी इनऑडिबल है, ये ऑडिबल होता है। बस समझ में आ गई? चलो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने यहीं पे बता दिया। हो सकता हो आगे ये सवाल भी पूछा गया हो। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, लाउडनेस ऑफ साउंड किससे डिसाइड करते हैं? अभी दिखाया था, बताया था, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से। किससे? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब किसी के जहन में ये भी आ सकता है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है। देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का अपने मीन पोजीशन से। क्या होता है? मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन वाइल ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन के दौरान मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे आगे पीछे, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ये जो इसका मीन पोजीशन था जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इधर उधर जो जा रहा है, ये इधर उधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। समझ में आ गई बात है? कोई डाउट? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि a pendulum oscillates 20 times in 2 seconds, find its time period। ठीक है, तो पहले समझ लो कि टाइम पीरियड होता क्या है, फिर समझ में आ जाएगा ये सवाल। तो देखो, टाइम पीरियड होता है कि किसी भी पार्टिकल को एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। मिसाल के तौर पर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर यहाँ आया, तो ये एक साइकिल इसका हुआ। तो एक साइकिल का जो टाइम होगा उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, ठीक है, वन ऑसिलेशन। अब मान लो कहीं पर n ऑसिलेशन हुआ हो t सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम पीरियड हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और याद दिलाऊं, फ्रीक्वेंसी को तुमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। और टाइम पीरियड को क्या लिख रहे हो? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। ये इसका उल्टा होता है। तो कभी ये भी आ सकता है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है।
टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। आते हैं सवाल की तरफ, तो कह रहा है कि 20 टाइम्स ऑसिलेट किया 2 सेकंड में, क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है हमारा t/n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/20, व्हाट यू विल गेट 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से ये चीज भी थोड़ी सी रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर से देखो, बहुत आसान सवाल है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस ऑफ साउंड किस चीज से पता करते हैं? तो अभी बार बार आ चुका है ये, तो किससे डिटरमाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड से डिसाइड करते हैं। लाउडनेस किससे डिसाइड करते हैं? एम्पलीट्यूड से हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, वो डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डेप्थ ऑफ सी को फाइंड करने के लिए, वो क्या होता है? तो ठीक है, विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। देखो, सोनार जो है हम उनका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? डेप्थ ऑफ सी को पता करने के लिए। समझ में आई बात है कि नहीं? क्या होता है सोनार, वो मैं बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं सोनार के बारे में, ये क्या होता है। देखो, जैसे एक बोट होती है, या ऐसे मान लो ये कोई शिप या बोट है, इसके अंदर हम 2 डिवाइस लगाते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, अब मान लो ये पानी पे तैर रहा है, ठीक है, ये जो बोट है जिसमें ये लगा हुआ है, ये पानी पे तैर रहा है। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है इसका साउंड नेविगेशन, है ना, एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये समंदर है, इस समंदर का ये फ्लोर है, बेड है, इसकी गहराई पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? ये देखो डिस्टेंस डी है, ट्रांसमीटर से एक अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं, वो जाता है और रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक तो टाइम काउंट कर लेते हैं कि वो कितने टाइम बाद लौट कर आया। मान लो टी टाइम में वो लौट कर आया। और यहाँ साउंड की स्पीड कितनी थी? साउंड की स्पीड कितनी थी? किसी v स्पीड से गया होगा, v स्पीड से लौट कर आया होगा। तो सोचो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? d प्लस डी 2d, मतलब समंदर की जो गहराई है उसका डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद ये लौटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे कि स्पीड तो इसका v था, है ना, टोटल डिस्टेंस डेप्थ का 2 गुना था। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड और टाइम हमें पता होता है, डिस्टेंस को 2d रख देते हैं, v इंटू टी। तो यहां से देखो डेप्थ ऑफ सी क्या हो जाएगा? v इंटू टी/2। ये आगे के लिए फॉर्मूला हो गया, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर, तो कैसे पता चल जाएगा डेप्थ? समझ में आया? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में एक्चुअली में हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं किसी भी चीज के डेप्थ को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनार। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज। ठीक है, कह रहे हैं कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लो ये एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। कह रहा है कि जब भी कोई वेव, साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो नहीं बदलती है? मतलब वेव जब यहां से ऐसे चलते हुए दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो नहीं बदलती है? तो याद रखना, वो चीजें होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ क्या रहता है? सेम रहता है। एम्पलीट्यूड बदल सकता है, वेवलेंथ बदल सकता है। समझ में बात है कि नहीं? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो नहीं बदलता है, याद रखना। ठीक है, ये सोर्स पर डिपेंड करता है जहां से साउंड वेव या कोई भी वेव, इवन लाइट भी हो, कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? तो फंडामेंटल क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना, भूलना नहीं। तो व्हेन साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज, तो जवाब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कार्ड। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे। तो देखो अभी समझाया था, ये मेन पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। ये ऑसिलेशन की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो जवाब हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया सवाल क्या कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बिकम्स थ्राइस, एम्पलीट्यूड को थ्राइस कर दिए, लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ। अभी मैंने समझाया था एक चीज कि लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर दिया जाए, ठीक है, देन लाउडनेस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स। तो यही चीज अब इसके लिए अप्लाई करो, तो अब इसके लिए अप्लाई करो अगला एग्जांपल जो इसमें है कि अगर एम्पलीट्यूड को थ्राइस कर दिया जाए, थ्राइस का मतलब 3 गुना कर दिया जाए, देन लाउडनेस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स। तो जवाब क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। मेरे ख्याल से ये जवाब क्लियर हो गया होगा, समझ में बात है। तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। समझ गए ना, 9 टाइम्स हो गया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे, द पिच ऑफ साउंड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, कि साउंड का पिच जो है किस बात पर डिपेंड करता है। ये भी बताया हूं मैं, पिच जो है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, क्वालिटी या टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है क्या, पिच, है ना। पिच किस पे डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। जवाब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको देखते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, डेप्थ ऑफ सी किससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ सी जो हम किससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेक्टोमीटर तो नहीं होता है, ठीक है, लेक्टोमीटर नहीं होता है, दूध की प्योरिटी नापने के लिए होता है। बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है ना। फ्लक्स मीटर नहीं, फ्लक्स मीटर भी नहीं होता है। इसको चेक करना पड़ेगा, या तो ये जवाब हो सकता है या कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं हम लोग फैथोमीटर से। किसको मेजर करते हैं, फैथोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई, आगे बढ़े क्या। फैथोमीटर से मेजर करते हैं, जिसके अंदर सोनार टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जो भी पीछे बताया था। ठीक है, तो एक बार देख लेना व्हाट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई, क्योंकि ये जो ऑप्शन है बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, फ्लक्स मीटर, ये तो गड़बड़ है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर इज। क्या कह रहा है, कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक इंसान 12 मिनट में अगर वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखो, टाइम है कितना, 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब हो गया 12/60 यानी कि 1/5 आर। ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है तुमको 3.5 किलोमीटर पर आवर। बस समझ में आ गई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 3.5, अब ये किलोमीटर पर आवर में था इसलिए इसको आर में बदल दिया, 1/5, तो 35/10 इंटू 1/5, 5 7 35, व्हाट यू विल गेट 0.7 किलोमीटर। तो क्या जवाब हो जाएगा, 0.7 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, ज्यादा मुश्किल है नहीं, चलते हैं सीधे आगे। देखते हैं अगला सवाल क्या हमारे पास।
कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, ठीक है। देखो मैं बताऊं, स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर स्पीड जो है लिक्विड से ज्यादा होती है, ठीक है, और लिक्विड के अंदर जो स्पीड है वो गैस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो लिक्विड है, वैक्यूम है, गैस है, मेटेलिक सॉलिड है, तो जवाब क्या हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड का ऑर्डर ये है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। फिर से सेम सवाल है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस किससे पता करते हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ साउंड, देखो एक्चुअली मैं इसको यहां पर लिखना चाहिए था, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, क्या, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज, तो फिर क्या हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। जूल जो है एनर्जी की यूनिट होती है, जूल जो है किसकी यूनिट होती है, मैं लिख दे रहा हूं, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। वाट जो है, ऐसे नहीं होगा, वाट जो है ये पावर की यूनिट होती है, ऐसा पढ़ोगे हायर क्लास के अंदर, ठीक है। रेडियस तो मालूम है क्या होता है, ठीक है, सर्किल से ये जो है सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हेन एयर हैज बीन रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम ए वेसल, कह रहा है किसी वेसल से जब एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, इट इज सेड दैट देयर इज डैश इन दी वेसल, तो हम ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर के अंदर या वेसल के अंदर क्या हो गया है, पिच आ गया है, स्टिफनेस आ गया है, वैक्यूम आ गया है या वाइब्रेशन आ गया। तो जाहिर सी बात है, देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, मतलब वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होगा, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं होगा। तो कहा कि अगर कोई वेसल है, ये कोई वेसल है, इसके अंदर एयर था, सारे एयर को तुमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ पर जो भी एयर था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, तो अंदर कोई मीडियम नहीं बचा होगा, तो क्या कहोगे, वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा। क्या क्रिएट हो गया होगा, वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फिर से देखो आसान सवाल जो आगे हम पीछे हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस, क्या इनमें से कौन सा साउंड ह्यूमन जो है सुन सकता है। तो देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये क्या था, ऑडिबल रेंज था। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके बीच में है, ठीक है। 25,000 हर्ट्ज ये नहीं होगा, 50,000 हर्ट्ज इससे बड़ा है ये नहीं होगा, 1 लाख हर्ट्ज ये भी नहीं होगा, 15,000 हर्ट्ज ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, चूंकि ऑडिबल रेंज से हम इसको डिसाइड कर लेंगे। ऑडिबल रेंज हमारा क्या है, ये है, तो ऑडिबल रेंज में ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज नोन एज, ठीक है। वॉइस बॉक्स को ह्यूमन के अंदर क्या कहा जाता है, तो लेरिंग्स कहा जाता है। याद रखना, वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। साउंड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज लेरिंग्स। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द साउंड फ्रीक्वेंसी नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वो साउंड फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल नहीं होगी ह्यूमन ईयर के लिए वो कौन है। सबसे पहले देखो फिर से वही बात है, ऑडिबल रेंज क्या था, ऑडिबल रेंज क्या था, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब इनके बीच में है तो सुनाई देगा, इससे नीचे वाला भी सुनाई नहीं देता है, इसके बाद वाला भी सुनाई नहीं देता है। इसको कहते थे इंफ्रासोनिक, नीचे वाले को, बड़े वाले को बोलते थे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन या तो इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो सबसे पहले देखो 19 हर्ट्ज ये छोटा है इससे, तो यही हो जाएगा आंसर। 20 हर्ट्ज तो यही हो गया, 200 हर्ट्ज भी इसी के बीच में आएगा, 199 हर्ट्ज भी इसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, एक ही तरीके की बातें बार बार पूछी जाती है, लैंग्वेज वगैरह को थोड़ा बहुत बदल करके, चेंज करके, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। कह रहे द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड, कह रहे लाउडनेस ऑफ साउंड को हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में, उसको क्या बोलते हैं।
तो देखो लाउडनेस ऑफ साउंड को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किसमें, डेसिबल में। तो लाउडनेस ऑफ साउंड है ना इज expressed in a unit called decibel। क्या कहलाता है, डेसिबल। डी स्मॉल बी कैपिटल से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, फिर से देखो सेम क्वेश्चन घिसा पिटा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ह्यूमन रेंज के लिए, ह्यूमन के लिए क्या है, फिर से वही बात, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यही तो है ऑडिबल रेंज। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, फिर से सेम सवाल। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या होता था, एम्पलीट्यूड, है ना। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेम सवाल है। इस पूरे सीरीज को देख लोगे तो बार बार तुमको याद हो जाएगा क्या सवाल आने वाला है इससे, इसलिए PYQ जो है वो बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साउंड, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है साउंड के रिगार्डिंग। ठीक है, साउंड के रिगार्डिंग कौन सी बातें सही है वो आपको चुनने हैं। ठीक है, यानी गलत को हटा देना है। तो कह रहा है साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है जैसे वेव इधर जा रही है ना, वेव का प्रोपेगेशन। ठीक है, वेव का प्रोपेगेशन जिधर होता है, ठीक है, तो जो वेव चल रही होती है उसी लाइन के अलोंग पार्टिकल का ऑसिलेशन भी होगा, मतलब पार्टिकल भी ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा और साउंड भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। तो ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होता है। इवन मैं तुमको बता दूं, गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई जो, ठीक है। तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बात सही है, तो करेक्ट ही पूछा था। तो साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलो बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ये बात गलत है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन सॉलिड, ये बात गलत है, क्योंकि मीडियम से साउंड ट्रेवल कर सकता है, तो सॉलिड से भी ट्रेवल करेगा। इवन मैंने पीछे बताया भी था कि सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड के अंदर ही होती है साउंड वेव की। ठीक है, साउंड की। इट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, यही ये बात गलत है। ठीक है, लाइट्स की से ज्यादा स्पीड से ये नहीं चलता है। यही वजह है कि जब बादल गरजते, थंडर होता है जब, तो उस वक्त आपको बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम है। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। क्या, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे लाउडनेस ऑफ साउंड इज पेनफुल अबव। देखो अगर कोई भी साउंड जो है ना 80 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो वो फिजिकली पेनफुल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक टेबल दी हुई होगी तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, उसको जाके देख लेना। ठीक है, टेबल दी हुई होगी। ठीक है, कि सॉफ्ट विस्परिंग के लिए क्या होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो कितना डेसिबल होता है। तो कोई भी साउंड, ठीक है, जो कि 80 डेसिबल से ऊपर होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फिजिकली पेनफुल हो जाता है। उससे आपको ऊंचा सुनने की आदत हो सकती है, हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अभी जो मैं पीछे ऐसे ही बोल गया था वो सवाल फिर से आ गया। कह रहे एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, एनर्जी को किसमें यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, जूल में, जो कि मैंने बताया था जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, तो यही आंसर हो जाएगा। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ठीक है, वैसे जूल जो है वर्क की भी यूनिट होती है, वर्क की भी अगर कोई यूनिट पूछे ना तो जूल ही होता है। मीटर पर सेकेंड ये स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। क्लियर ना, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है
कि द वेव विच कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड बट नॉट थ्रू गैसेस। ठीक है, कह रहा है वो वेव जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और सॉलिड से ट्रेवल करेगी लेकिन गैसेस से ट्रेवल नहीं कर सकती, उनमें से इनमें से कौन सी वेव है? तो ऐसी वेव को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? देखो जैसे धागा होता है ना, स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग होता है, इसको एक तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे वाइब्रेट करा दो, इस तरीके से लहरें बनती है, इसमें ऐसे लहरें बन जाती है, ऐसे लहरें बन जाती है। ये जो वेव जनरेट हुई है ना, ये ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या है देखो, वेव डिस्टरबेंस तुम यहाँ क्रिएट किए हो ऐसे, और वेव किधर जा रही है? इधर की तरफ। प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर है? प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर है? इस तरफ है। और ऑसिलेशन किधर है? इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वेव प्रोपगेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये एक दूसरे से क्या है? 90 डिग्री पर है। बस समझ में आ गई? तो ऑसिलेशन, वेव प्रोपगेशन एंड ऑसिलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसकी क्या पहचान है? इसकी क्या पहचान है? ठीक है, इसकी पहचान यह है कि ये ट्रेवल कर सकता है, कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स और थ्रू सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हो, इस तरीके से सर्कल सर्कल टाइप का रिपल्स फॉर्म हो जाता है, ऐसे लहरें बन जाती है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ लिक्विड से, तो इसलिए सही जवाब होगा क्या हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ऐसी वेव कौन सी हमारे पास? वो ट्रांसवर्स वेव है जो ऐसा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा है वेव जब चलता है तो कौन सी चीजों को कैरी करता है। ठीक है, तो देखो याद रखना, वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक्चुअली में एनर्जी को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? एनर्जी को। तो लिख लो, है ना, वेव जो है एक्चुअली क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है। ठीक है, इसमें एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। चलिए, मैं जैसे ये वेव इधर जा रही है ना, ऐसे यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किए, ये पार्टिकल अपने जगह पर हिलते हैं, ये इसको डिस्टर्ब करते हैं, ये अगले को डिस्टर्ब करते हैं, ये अगले को डिस्टर्ब करते हैं, और इस तरीके से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाती है। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो वेव क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़े, कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट इज टर्म्ड एज। लाउडनेस ऑफ साउंड को एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में, उसको क्या कहा जाता है? तो फिर से वही जवाब है, क्या हो जाएगा? डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल, है ना, क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है पेंडुलम ऑसिलेट्स 60 टाइम्स इन 6 सेकेंड। एक पेंडुलम जो है 60 टाइम्स ऑसिलेट करता है 6 सेकेंड में। ठीक है, पेंडुलम जानते हो क्या होता है? ऐसे किसी मास को धागे से अगर बांध दो और इसको ऐसे झूलने के लिए छोड़ दो, तो यही जो है हमारा क्या होता है? पेंडुलम होता है। तो कह रहे ये ऐसे 60 टाइम्स ऑसिलेट किया, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60 है। कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। पूछा क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? तो देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर कितना है? 60 है, टाइम कितना है? 6 है, तो 60/6 व्हाट यू विल गेट? 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो जवाब क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। जवाब क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। समझ गए? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33। फिर से देखो, ये भी लग रहा है मुझे रिपीटेड क्वेश्चन है अभी तक का डिस्कशन का। कह रहा है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर अनेबल टू हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है ज्यादातर इंसान जो है उसकी ये क्षमता होती है कि इन फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। ठीक है, तो पहले कह रहा है क्या? ये देखो, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है,
ऐसा सिंबल जो होता है उसको बोलते हैं लेस देन, और ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब इधर हर जगह ये फ्रीक्वेंसी रखो ऐसे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10,000 हर्ट्ज, नहीं 1000 हर्ट्ज नहीं, 1000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो इसमें कुछ हिस्सा है जो सुनाई देगा, फिर 20,000 हर्ट्ज के बाद सुनाई नहीं देगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज ये भी सुनाई देगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बस समझ में आ गई, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इवन 10,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज में भी कुछ हिस्सा सुनाई देगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा बढ़िया है कि इसके ऊपर बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। इसके ऊपर 20,000 हर्ट्ज तक तो सुनाई देगा ना, उसके बाद नहीं सुनाई देगा, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर भी 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तो सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पर भी 10,000 हर्ट्ज ही है ये, उससे बड़ा तो 20,000 हर्ट्ज तो उससे बड़ा होता है, उनके बीच वाला हिस्सा सुनाई देगा। ये वाला हिस्सा बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, क्योंकि या तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनाई नहीं देता है या 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। इसको कैसे पढ़ोगे ये समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज सुन सकते हैं 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का हिस्सा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला हिस्सा सुनाई नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास 34। कह रहा है ईयर ड्रम पार्ट है हमारा किसका, ईयर ड्रम का ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम किसका हिस्सा होगा, कान का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, नहीं, साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड से, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं। क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या कह रहा है, हियरिंग ऑर्गन का हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि ईयर ड्रम किसका हिस्सा है, ईयर ड्रम किसका हिस्सा है, ईयर का हिस्सा है, और ईयर क्या करता है ना, हियरिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है, हियरिंग ऑर्गन है जो सुनने में आपको मदद करता है। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई, तो जवाब क्या हो जाएगा, हियरिंग ऑर्गन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे व्हाट कॉजेज रिवर्बिरेशन। ठीक है, व्हाट कॉजेज रिवर्बिरेशन, तो इसका जवाब है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से रिवर्बिरेशन होता है। अब रिवर्बिरेशन है क्या, ठीक है, रिवर्बिरेशन, ठीक है, देखो कई बार देखे होगे, जैसे किसी ऑडिटोरियम में, ठीक है, या कोई पहाड़ी इलाका वगैरह हो, तो वहां पर देखते हैं कि जब एक आवाज को आप बोलते हैं ना, तो वो मल्टीपल टाइम सुनाई देता है और लगता है जैसे वही आवाज गूंज रही है ना, जैसे कहते हो हेलो, तो वो हेलो 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 सुनता रहता है ना, सुनाई देता है, मतलब जैसे एक ही आवाज बहुत देर तक परसिस्ट कर रही होती है उस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, रिवर्बिरेशन बोला जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का अलग अलग ऑब्स्टेकल से, और उसी की वजह से हम इनको सुन पाते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक। अगला सवाल मेरे पास है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, देखो फेमस सवाल है इनका, तो क्या हो जाएगा, डेसिबल। लाउडनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेस करते हैं हम एक यूनिट में, जिसको क्या कहते हैं, डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, इस पर टाइम खराब नहीं करते, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 0.2 सेकेंड। कह रहा है एक पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 0.2 सेकेंड है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर तुमको याद हो तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओवर टोटल टाइम टेकन, और टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इस वजह से मैंने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, या तो ऐसे लिख लो या t बराबर 1/f लिख लो। तो यहाँ पर देखो आपको टाइम पीरियड दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो क्या कहोगे, f बराबर 1/t, 1/t का मतलब 1/0.2, व्हाट यू विल गेट 10/2, यानी कि 5 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। क्लियर, जवाब क्या हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। समझ गए ना, तो इस फॉर्मूले पे सवाल जो है वो आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ है क्या, हाँ, कह रहे साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किस किस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। तो देखो
मैंने बताया था साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव यानी ऐसी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो सॉलिड भी मीडियम होता है, लिक्विड भी मीडियम है, गैस भी मीडियम है। तो तीनों से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से, ठीक है, तीनों से ट्रेवल कर सकता है। चलो, ये तो डिस्कशन हो ही चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बाय व्हाट प्रोसेस एनर्जी ट्रांसफर व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर। कह रहा है किस प्रोसेस के जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है जब साउंड वेव एयर के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है, मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं ऐसे, है ना। होता क्या है कि ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं। ये इससे टकराया, इससे इंटरेक्ट किया, फिर ये ऑसिलेट करने लगा, फिर ये इससे इंटरेक्ट किया, फिर ये ऑसिलेट किया, ये इससे इंटरेक्ट किया। यानी कंप्रेशन रेयरफेक्शन पूरे मीडियम में बनता रहता है, यानी इसका इंटरेक्शन बार बार होता है, रिपीटेड इंटरेक्शन होता है, जिनकी वजह से वेव एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच पाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव बाय द सरफेस। ये बात तो गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सरफेस जो है साउंड वेव एब्जॉर्ब कर लेता है। कह रहा है वाइब्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तो ऐसे ही सर के ऊपर से गुजर गया होगा। ये एक्चुअली नॉन मैकेनिकल वेव में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ऐसा देखा जाता है। नॉन मैकेनिकल वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी है ना वो नॉन मैकेनिकल वेव है, वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। खैर, वैसे भी वो तुम्हारे क्लास से बाहर की बात है। ठीक है, तो कह रहा है फ्लो ऑफ एयर करंट अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स टू द लिसनर। कह रहा है कि एयर करंट जो है वो फ्लो करता है ना, फ्रॉम दी साउंड सोर्स से लिसनर से की तरफ, है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कोई एयर वगैरह फ्लो नहीं होता, इवन एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा होता, तब भी हम बोलते हैं तो सुनाई देता है। तो एक्चुअली क्या है, रिपीटेड इंटरेक्शन है, तो कंसेक्यूटिव यानी लगातार रिपीटिंग इंटरेक्शन होता है, यानी कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म होता है। कहीं पर पार्टिकल करीब आते हैं, वो टकराते हैं, फिर वो उसके ऊपर वो जो है आगे की तरफ मूव करके अगले पार्टिकल से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और इस तरीके से साउंड वेव जो है ट्रेवल कर पाती है एयर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। मैंने शुरुआत में टॉपिक को डिस्कस किया था, बाद में कुछ सवाल ऐसे थे जो उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड थे, तो मैंने उनको डिस्कस नहीं किया, बस ये रेफरेंस दे दिया कि हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया था, उनके हिसाब से जवाब दिया था। ठीक है, तो टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, ये कुछ हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ठीक है, होपफुली अगला नंबर आपका हो, आप में से कोई हो। ठीक है, थैंक यू।